नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इस वर्ष का पहला रोजगार मेला आज से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार मेले के लिए 45 शहरों में बनाए गए सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का रखा गया लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। आंतरिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी समीक्षा बैठक को करेंगे संबोधित। तंजानिया यात्रा पर लेकर G20 को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, भारतीय संसद इस वर्ष G20 देशों की संसद के अध्यक्षों के P20 सम्मेलन का भी करेगी आयोजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दावा, महंगाई को संतोषजनक दायरे में लाने का मौद्रिक नीति का पहला लक्ष्य किया गया हासिल। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था जारी वित्तीय वर्ष में 3,700 अरब डॉलर रहने का भी जताया अनुमान। और दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट अचानक हुए कंगाल, खाते से उड़े 98 करोड़ रुपए। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार का इस वर्ष का पहला रोजगार मेला आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत देश भर के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इन रोजगार मेलों में विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों में नियुक्ति के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए 45 शहरों में रोजगार मेला सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर केंद्र सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और सभी जगह नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मौजूद रहेंगे। रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में, भूपेंद्र यादव फरीदाबाद में, गिरिराज सिंह पटना में, प्रहलाद जोशी बंगलुरु में, नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में, पीयूष गोयल नई दिल्ली में, अनुराग ठाकुर कानपुर में, किरण रिजिजू लखनऊ में मौजूद रहेंगे। पिछला रोजगार मेला 22 अक्टूबर को लगाया गया था, जिसमें 75,000 युवाओं को रोजगार दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों में दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 2 रोजगार मेलों के जरिए अब तक कुल 1,47,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 22 जनवरी के बीच सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा परिसर में आयोजित इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और हथियारों की तस्करी से उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकने, केंद्र और राज्य पुलिस बलों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के माध्यम से बलों के आधुनिकीकरण के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। इस सम्मेलन में महानिदेशक और महानिरीक्षक स्तर के देश के करीब 350 शीर्ष पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजलिवा से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि तंजानिया की विकास यात्रा में भारत एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 में भारत के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संसद इस वर्ष G20 देशों की संसद के अध्यक्षों के P20 सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों के प्रभावी समाधान का प्रयास करेगा। दोनों नेताओं के बीच कोविड के बाद की विश्व व्यवस्था में संबंधों को मजबूत करने, पर्यटन के विकास,
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और संसदीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए श्रीलंका में निवेश प्रवाह बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी समकक्ष अली साबरी और अन्य मंत्री स्तरीय सहयोगियों से मुलाकात की। इस दौरान बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, उद्योग और स्वास्थ्य में भारत श्रीलंका सहयोग पर चर्चा हुई। बता दें कि भारत ऋण पुनर्गठन के मुद्दे पर श्रीलंका को अपने समर्थन की पहले ही पुष्टि कर चुका है। भारत ने वित्तीय संकट के सामने आने के बाद श्रीलंका को अपने विदेशी भंडार को बनाए रखने के लिए $90 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की। भारत ने ईंधन खरीद के लिए श्रीलंका को $50 करोड़ की क्रेडिट लाइन की भी पेशकश की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्रेडिट लाइन को बाद में बढ़ाकर $70 करोड़ कर दिया गया। इससे पहले विदेश मंत्री मालदीव की यात्रा पर थे। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहल को पड़ोसी पहले नीति के दायरे में लाने के लिए भारत के प्रयास के तहत ये सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर डिनर किया। इस दौरान पूरे मामले पर भी उन्होंने विस्तार से बातचीत की। इन सबके बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने बयान दिया है कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे बृजभूषण सिंह प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। गुरुवार रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया सहित अन्य पहलवान केंद्रीय मंत्री के आवास पर पहुंचे थे और फिर कुछ देर के बाद सभी आवास से बाहर निकले। बुधवार को पहली बार खेल मंत्री ने इस पूरे विवाद पर बयान दिया और कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। देश के शीर्ष पहलवानों के भारतीय कुश्ती महासंघ को तुरंत प्रभाव से भंग किए जाने की मांग के बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार देर रात तक गतिरोध समाप्त करने का प्रयास करते रहे। दोनों पक्षों के बीच बैठक देर रात तक जारी रही, जिसमें दोनों पक्ष अब तक कोई ठोस समाधान निकालने में विफल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि पहलवान अपना विरोध खत्म करें, लेकिन खिलाड़ी इस बात पर अड़े हैं कि पहले WFI को भंग किया जाए। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती परिसंघ से खिलाड़ियों के आरोपों पर 72 घंटों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं परिसंघ के अध्यक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे जांच का सामना करने को तैयार हैं और आज दोपहर 12 बजे बृजभूषण सिंह इस मामले पर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है। NCLAT ने अपने आदेश में प्रतिस्पर्धा नियामक की ओर से गूगल पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने अमेरिकी कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि का 10% हिस्सा जमा कराने के लिए 7 दिन का समय दिया। शीर्ष अदालत ने NCLAT से कहा कि वो प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर इस साल 31 मार्च तक फैसला करे। NCLAT ने 4 जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था
और गूगल से जुर्माना राशि का 10% जमा करने के लिए कहा गया था। पिछले कुछ दिनों से शीतलहर की चपेट में रहे उत्तर भारत को अब इससे राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। जोशीमठ के सामने मौसम भी एक बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। जोशीमठ में आज सुबह बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जोशीमठ में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के साथ 3 दिन हल्की बारिश भी हो सकती है। बीते दिनों भी जब बारिश हुई थी तो जोशीमठ के निवासियों को खासी परेशानी हुई थी। बर्फबारी और बारिश के कारण घरों में दरारें और ज्यादा गहरी हो सकती हैं और जमीन धंसने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। As External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar visits Sri Lanka, we focus on recent developments in that island nation. At the time of independence, Sri Lanka was second to Japan on most socio-economic indicators. But the regression since then, to a large extent, can be attributed to macroeconomic stress. And the main cause of that macroeconomic stress over the years has been the government's budgetary operation. What do you see as the main pillars of the Sri Lanka-India current partnership? India-Sri Lanka relationship is long-standing. So there are these political factors, economic factors, security and people to people. These are the 4 main pillars of India-Sri Lanka relationship. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। और अब बात करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। 15 वर्ष पुराने वाहन सड़कों से हटेंगे। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल से परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय 23 जनवरी को तृतीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का आयोजन कर रहा है। ये व्याख्यान सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के पूर्व स्थायी सचिव बिल्हारी कौशिकन देंगे। जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सभी याचिकाओं को कोर्ट एक साथ सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका में 7 सवाल उठाए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का अध्ययन करने के लिए गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के सीमावर्ती गांवों में जाने के लिए संपर्क यात्रा शुरू करेगा। युवा मोर्चा सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर वहां के युवाओं से बात करेगा, छोटी सभाएं भी आयोजित करेगा, लोगों के सुझाव और भागीदारी मांगेगा और उन्हें G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनाएगा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भूटान के राजा जिंगमे सेंगे वांगचुक, प्रधानमंत्री लोते शेरिंग और विदेश मंत्री तांडी दोरजी से मुलाकात करके दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए क्वात्रा ने अपने भूटानी समकक्ष पेमा चोडेन के साथ चौथे भारत भूटान विकास कोऑपरेशन वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत साझेदारी को बढ़ावा देने, ऊर्जा, तकनीक, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने युवकों को कश्मीर और अफगानिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण लेने के लिए भेजने की साजिश रचने के सिलसिले में अल-कायदा से जुड़े 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों पर भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया गया है। भारतीय नौसेना 23 जनवरी 2023 को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर के परिचालन की शुरुआत करेगी। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। कलवारी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को
पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। दिल्ली विधानसभा में यमुना की सफाई के लिए 1028 करोड़ रुपए के पूरक अनुदान को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जल मंत्री मनीष सिसोदिया ने यमुना सफाई के लिए पूरक अनुदान की मांग को सदन पटल पर रखा और सदन ने इसे मंजूरी दी। हिंदी भाषा के वृत्त चित्र ऑल दैट ब्रीथ्स को लंदन में ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स बाफ्टा द्वारा घोषित 2023 फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला है। निर्माता शौनक सेन द्वारा निर्देशित ऑल दैट ब्रीथ्स को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में नामांकित किया गया है। ऑल दैट ब्रीथ्स सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार और कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र जीतने वाली एकमात्र फिल्म भी है। कपड़ा मंत्रालय हथकरघा द्वारा बनाए गए होम डेकोर उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आज से 30 जनवरी तक नई दिल्ली के हथकरघा हाट में 10 दिवसीय हथकरघा एक्सपो विरासत सेलिब्रेटिंग हैंडलूम होम डेकोर का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रदर्शनी में कई राज्यों के हथकरघा कलाकार हिस्सा लेंगे। टॉप 10 खबरों के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पेंटागन ने घोषणा की है कि अमेरिका यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन और अतिरिक्त 59 ब्रैडली लड़ाकू वाहन भेजेगा। ये नवीनतम सहायता पैकेज है जो यूक्रेन को रूस की मजबूत फ्रंटलाइन को पीछे धकेलने में मदद करने के लिए जरूरी है। $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य वाले पैकेज में टैंक शामिल नहीं है, जो विवाद का विषय बन गया है क्योंकि जर्मनी ने संकेत दिया है कि वो अपने तेंदुए टैंक को यूक्रेन तब तक नहीं भेजेगा जब तक कि अमेरिका अब्राम टैंक नहीं भेजता। इस पर अमेरिका का ये कहना है कि अब्राम टैंक एक जटिल टरबाइन इंजन द्वारा चलाया जाता है और अपने लगातार रखरखाव और ईंधन की जरूरतों के कारण मौजूदा लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए वो अब्राम टैंक यूक्रेन नहीं भेज रहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके घर और पूर्व कार्यालय में दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड की खोज के बाद वहां कुछ भी नहीं मिला। जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में तूफान से हुए नुकसान के दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने पाया कि कुछ दस्तावेज गलत जगह पर दाखिल किए गए थे। उन्होंने तुरंत उन्हें अभिलेखागार और न्याय विभाग को सौंप दिया। बाइडेन ने कहा कि वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और इसे जल्दी से हल करने के लिए उत्सुक हैं। We immediately turned them over to the archives and the Justice Department. We're fully cooperating, looking forward to getting this resolved quickly. I think you're going to find there's nothing there. I have no regrets. I'm following what the lawyers have told me they want me to do. It's exactly what we're doing. There's no there. CIA निदेशक विलियम बर्स ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए कीव का दौरा किया। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन के बीच उच्च स्तरीय संपर्क नए स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि बर्न्स ने जेलेंस्की से चर्चा करने के बारे में बताने से इनकार किया है। बर्न्स ने यूक्रेन के खुफिया अधिकारियों से भी मुलाकात की। CIA निदेशक ने मॉस्को की युद्ध योजनाओं और इरादों के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट को जेलेंस्की के साथ साझा किया। FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा कि वो चीनी सरकार के AI कार्यक्रम से बेहद चिंतित हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पैनल सत्र के दौरान बोलते हुए रे ने कहा कि बीजिंग की AI महत्वाकांक्षाएं बौद्धिक संपदा और संवेदनशील डेटा के बड़े पैमाने पर शीर्ष पर बनाई गई हैं, जो उन्होंने वर्षों से चुराई हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपने हैकिंग कार्यों, बौद्धिक संपदा की चोरी और देश के अंदर और बाहर असंतुष्टों के दमन को आगे बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति का उपयोग कर रहा है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि तुर्की के लिए फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के आवेदनों की पुष्टि करने का समय आ गया है। बाइडेन प्रशासन के मुताबिक गठबंधन के होल्ड आउट सदस्यों को अपनी सदस्यता को जल्दी से मंजूरी दे देनी चाहिए। विदेश विभाग ने कहा कि राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने अपने विदेश मंत्रियों के साथ फोन कॉल में फिनलैंड और स्वीडन के लिए दृढ़ समर्थन की पुष्टि की थी।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान जताया है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था जारी वित्तीय वर्ष में 3,700 अरब डॉलर की होगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के 2025 तक चौथी और 2027 तक 5,400 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान जताया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार घरेलू अर्थव्यवस्था 2023 तक 3,700 अरब डॉलर की होगी। इसके साथ ही ये पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन से आगे बनी रहेगी। आरबीआई ने एक लेख में कहा कि वृहत आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता मजबूत बनी हुई है। अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक से जारी लेख में कहा गया है कि हालिया आंकड़े बताते हैं कि महंगाई को संतोषजनक दायरे में लाना मौद्रिक नीति का पहला लक्ष्य था, उसे हासिल कर लिया गया है। ये पहली उपलब्धि रही। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने गुरुवार को जानकारी साझा करते हुए कहा कि उसने भारतीय सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 6 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए पहला फ्यूजलेज डिलीवर कर दिया है। बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने इसे एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर साबित करने वाला घटनाक्रम बताया है। उन्होंने कहा कि सेना को ये डिलीवरी हैदराबाद में हमारे संयुक्त उद्यम टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड में आत्मनिर्भर भारत और विश्व स्तरीय विनिर्माण क्षमताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, अपाचे भारतीय सेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा, ठीक वैसे ही जैसे AH-64 भारतीय वायुसेना के लिए है। बोइंग ने 2020 में भारतीय वायुसेना को सभी 22 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर ली थी। TBAL की 14,000 वर्ग मीटर की सुविधा बोइंग 737 और 777 मॉडल के लिए जटिल एरो स्ट्रक्चर बनाती है। साथ ही अपाचे फ्यूजलेज के लिए वैश्विक एकमात्र स्रोत आपूर्ति करता है। रेलवे ने 2022-23 में अब तक सालाना आधार पर 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की है। रेल मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,91,162 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। एक साल पहले इसी अवधि में ये 1,48,970 करोड़ रुपए था। आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 118.5 करोड़ टन माल की ढुलाई की। वैश्विक मंदी की वजह से दुनिया के कई देश आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जापान में भी आर्थिक मोर्चे पर हालात खराब हैं। जापान का व्यापार घाटा 2022 में बढ़कर 156 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जापान के वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ऊर्जा आयात बढ़ने के चलते ऐसा हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यापार घाटा 1981 के बाद से सबसे अधिक है। यही वजह है कि जापान में महंगाई भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसे निपटना जापान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। इंग्लैंड के साथ मुकाबला ड्रॉ होने के बाद अब भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में एक बार फिर से जीत की पटरी पर लौट आई है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए ग्रुप डी के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने वेल्स को 4-2 से मात दी। भारतीय टीम की जीत में आकाशदीप सिंह का अहम रोल रहा। उन्होंने अपनी टीम के लिए 2 गोल दागे। इसके अलावा शमशेर सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 1 गोल दागा। इस जीत के बावजूद भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई। अब भारतीय टीम क्रॉसओवर मुकाबले में 22 जनवरी को कलिंगा स्टेडियम में ही न्यूजीलैंड का सामना करेगी। उस मुकाबले की विजेता टीम को क्वार्टर फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड ग्रुप सी की अंक तालिका में तीसरे नंबर पर रही। कैरेबियाई देश जमैका के मशहूर खिलाड़ी उसैन बोल्ट को करारा झटका लगा है। उनकी जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट का पैसा अचानक गायब हो गया। लंदन से लेकर बीजिंग तक के रेस ट्रैक पर दौड़ने वाले बोल्ट के साथ जो हुआ है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। वो 8 बार गोल्ड विजेता भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अब वो फिर से सुर्खियों में छा गए हैं, लेकिन मामला गड़बड़ी का है। दरअसल उसैन बोल्ट को करीब 98 करोड़ रुपए का चूना लगा है। उनका ये अकाउंट SSL कंपनी के साथ था।
ये जमैका की एक निवेश कंपनी है। इस मामले की जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने एक लेटर के हवाले से दी है। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 20 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 20 जनवरी साल 1988 को खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया। अपनी कार्यकुशलता और देशभक्ति के चलते उन्हें सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। विनम्र गफ्फार ने सदैव स्वयं को एक स्वतंत्रता संघर्ष का सैनिक मात्र कहा, लेकिन उनके प्रशंसकों ने उन्हें बादशाह खान कहकर पुकारा। वे आजादी की लड़ाई में कई बार जेल भी गए। साल 1987 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 20 जनवरी साल 1957 को भारत में एशिया की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किया गया। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा था, न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होता है। अप्सरा की रूपरेखा भाभा और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 1956 में भाभा रिसर्च सेंटर में तैयार की गई। इसमें एक बार में 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाता था। साल 2009 में इसे बंद कर सितंबर 2018 में इसके अपग्रेड रिएक्टर अप्सरा का संचालन शुरू किया गया। 20 जनवरी साल 2009 को अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी अश्वेत व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। ओबामा 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। साल 2009 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे अमेरिकी राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक हैं।